हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स 2023 को अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। इस टाइम पे हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहली चीज़, एंग्जाइटी को एट बे रखना है, दिमाग को तंग नहीं होने देना ये सोच कर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इंस्टेड फोकस करना है ऑन रिविजन एंड ऑन टेस्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने हैं। टेस्टिंग के लिए हमारा CSAT का मॉक ऑनलाइन आपको मिल जाएगा लाइव ऑन आवर प्लेटफॉर्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्टर कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके मार्क्स 80+ आ रहे हैं तो यू कैन वेरी वेल फोकस ऑन GS ओनली। लेकिन अगर 80 से कम आ रहे हैं देन यू हैव टू फोकस ऑन CSAT, क्योंकि CSAT क्वालिफाई किए बिना प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो टेस्टिंग में CSAT को इग्नोर मत कीजिए। एंड देन रिवीजन के लिए हमारा रैपिड रिवीजन राउंड 2 है, जो कि आज इकोनॉमी के साथ वाइंड अप हो जाएगा। बट इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर का मेजर एडवांटेज ये रहता है कि आप स्पीड बढ़ाकर भी लेक्चर्स देख सकते हैं और डाउट रेजोल्यूशन इसमें भी आपको प्रॉपर मिलता है। तो ये नहीं है कि टीचर्स का एक्सेस नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, आपका एक सब्जेक्ट वीक है, एक एक्यूलिस हील है, तो उस पर भी आप फोकस करने के लिए एक ही सब्जेक्ट लीजिए, या सारे सब्जेक्ट 7 के 7 सब्जेक्ट्स आप 2500 में ले सकते हैं अलॉन्ग विथ 3 FLTs। तो आपकी टेस्टिंग और रिविजन दोनों सॉर्टेड हो जाती है विद दिस कोर्स। एंड नाउ इज़ द टाइम टू पुट इन मैक्सिमम एफर्ट्स। देखिए, एक साल, बहुत सारे बच्चे ना हमें कहते हैं कि 2500 आप लास्ट में 2500 का बेच रहे हो। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इसको 2500 मत देखिए, आप इसको देखिए कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, आपका साल चला जाएगा। दैट इज़ द रियल कॉस्ट, नॉट दिस 2500, राइट। मैं ये नहीं कह रही आप हमारा कोर्स लीजिए, वॉट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, डू दैट। ठीक है, there's a lot of content out there might confuse you, so you can actually focus on one course. That is the primary point. But अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते as far as buying a course is concerned, just do revision at your end and start solving the tests. That's the bare minimum you should be doing right now. एनीवेज, हम सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मिलेट्स पर है। मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। तो मिलेट्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे हमने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सी करेक्ट है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज एविडेंस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स इन द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि 3300 to 1300 BCE के दौरान थी। मिलेट्स हैव द लोएस्ट ग्रीन वाटर फुटप्रिंट बट द हाईएस्ट ब्लू वाटर फुटप्रिंट्स। दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सी करेक्ट है। सो द करेक्ट वन इज वन ओनली। देखो, मिलेट्स वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, और इसकी कंजम्पशन का मेंशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यजुर्वेदा में मिल जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मिलेट्स का ना हाईएस्ट ग्रीन वाटर फुटप्रिंट है और लोवेस्ट ब्लू वाटर फुटप्रिंट है। अगर यहाँ पर ना मिलेट्स की जगह राइस या वीट होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। मिलेट्स के लिए ये रिवर्स हो जाता है। अब ग्रीन वाटर फुटप्रिंट क्या है? ग्रीन वाटर फुटप्रिंट इज रिलेटेड टू रेनफॉल। अब मिलेट्स अगर किसी पानी पे डिपेंडेंट है तो वो रेन है, उनको सेपरेटली इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। So blue water footprint is something related to irrigation. So because they don't require irrigated water, they have lowest blue water footprint, unlike rice and wheat जिनको irrigation की requirement होती है और उनका blue water footprint भी highest है। They have the lowest green water footprint, rice and wheat, whereas millets have the highest green water footprint because वो rain पे ही dependent है। कम से कम पानी में ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो जितना भी पानी बारिश से आता है उसमें ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं और ग्रो करते हैं। तो याद कर लीजिए, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट इज रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन, GP से आप याद कर सकते हैं। एंड देन मिलेट्स का ग्रीन वाटर फुटप्रिंट हाईएस्ट होता है। मिलेट्स आर द
small grained cereals. They are actually grasses, first crops to be domesticated. Indus Valley civilization यजुर्वेदा में इनका mention है. India में they are mainly a kharif crop. They are rich in magnesium, B3 vitamin, that is niacin. They are gluten free. Now gluten is a protein which is found in wheat and rye. और बहुत लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, कई लोगों को सीलियाक डिजीज़ भी होता है, तो वो ग्लूटेन नहीं खा सकते, तो उनके लिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं. प्रोटीन्स भी इनमें ज़्यादा रहते हैं. देन दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बताता है कि जब आप एक पर्टिकुलर फूड खाते हो तो अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब वो ब्लड शुगर लेवल को कम रखेगा, बहुत ज़्यादा रेस नहीं करेगा कंपेयर टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं राइस, पोटैटो. तो जब आप राइस या पोटैटो को खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट अप करता है. तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स. उनके लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स अच्छे होते हैं. तो मिलेट्स वो भी हैं. देन मिलेट्स आर ऑल्सो प्रीबायोटिक्स एंड नॉट प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स होते हैं लाइव बैक्टीरिया, जैसे याकुल्ट, दही, जो आप खाते हो और उनमें बैक्टीरिया ही होते हैं. दे आर गुड फॉर द गट but they are actually live bacteria only, whereas prebiotics are the food for these live bacteria. These are fibrous foods. Millets is an example. तो millets is prebiotic, not probiotic. Confuse नहीं होना है. Then millets are eco-friendly because like I said कि अगर हम इनका green water footprint देखें तो सबसे ज़्यादा है और blue water footprint सबसे कम है. They require least amount of irrigation to be grown. अब वाटर फुटप्रिंट में ना हम हमेशा फ्रेश वाटर ही कंसिडर करते हैं. दैट इज़ द वाटर कंजम्पशन. दैट अगर मैं अपना वाटर फुटप्रिंट देखूँ तो मैं कितना पानी कंज्यूम करती हूँ, तो दैट इज़ माय वाटर फुटप्रिंट. अब 3 लेवल पे हम इसको डिफाइन करते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड ग्रे. ब्लू हमने देखा इरिगेशन, ग्रीन प्रेसिपिटेशन, ग्रे होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट पॉल्यूटेंट्स, ताकि वो पानी अब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शंस हैं. टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ, एंट एंड एफिड्स, प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स. सो इसका आंसर भी 1, 2 एंड 3 है. अब देखिए टर्माइट्स आपको पता है वुड के ऊपर फीड करते हैं. अब वुड में होता है सेलुलोस. अब उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, तो उसके लिए इनके पेट में होते हैं प्रोटोजोआ. ठीक है. अब प्रोटोजोआ और टर्माइट्स में कैसे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है कि टर्माइट्स प्रोटोजोआ को खाना देते हैं. ठीक है, उनको वुड दे रहे हैं, वो वुड के ऊपर फीड कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन आ रहा है और वो अपने जो वो न्यूट्रिशन को एक तरह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि टर्माइट भी उनके ऊपर फीड कर पा रहा है. ठीक है. तो प्रोटोजोआ एक तरह से हेल्प करते हैं टर्माइट्स को वुड को खाने में, एंड एट द सेम टाइम प्रोटोजोआ को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है इनसाइड द टर्माइट. उसके बाद प्रोटोजोआ भी सेलुलोज को इसलिए डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके पेट में सेलुलेज एंजाइम है इन बैक्टीरिया. सो प्रोटोजोआ ऑल्सो हैव सर्टेन बैक्टीरिया विच हैव द एंजाइम सेलुलेज. इसकी वजह से वो वुड को डाइजेस्ट कर पाते हैं. अब प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का भी वही है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है और प्रोटोजोआ जो है एक तरह से जो बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ को डाइजेस्ट करके दे रहा है वुड को. ठीक है. तो इसमें 2 लेवल पे आपको म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है. उसके बाद एंट एंड एफिड्स में क्या होता है, जैसे ये एंट है और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स एफिड्स हैं. एफिड्स एंट को हनी ड्यू प्रोवाइड करते हैं विच इज़ शुगर रिच, और एंट्स क्या करती हैं, एफिड्स को प्रेडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है. प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स आपको पता ही है, पॉलिनेटर्स एक फूल के ऊपर बैठते हैं, पोलिन्स उनके ऊपर डस्ट हो जाते हैं एंड वो बेसिकली दे फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर. ठीक है. तो इंसेक्ट्स का फ़ायदा हो गया, पॉलिनेटर्स का फ़ायदा हो गया, और फ्लावर का फ़ायदा कैसे हुआ कि जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे वो पोलिन्स को डस्ट कर देंगे ऑन द स्टिग्मा एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और वो फ्लावर एक सीड में और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दोनों के लिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है. Then third question is regarding the IUCN status of the following 3 Himalayan medicinal plants. अब इन 3 plants को ना recently IUCN रेड लिस्ट में ऐड किया गया और तीनों में कॉमन क्या है, तीनों हिमालयन है और तीनों ही मेडिसिनल है. अब इनका IUCN स्टेटस क्या करेक्टली मैच्ड है कि नहीं वो आपको बताना है. पहला है मीजोट्रोपिस पेलिटा endangered, फ्रिटिलेरिया सिरोसा वनरेबल, डेक्टलराइजा हैटागिरिया क्रिटिकली endangered.
तो इसमें क्या है, सिर्फ सेकंड इज करेक्टली मैच्ड, ये दोनों उल्टे हुए हैं। मीजोट्रोपस पेलिटा इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको ना पतवा भी कहा जाता है। अब ये आपको सिर्फ उत्तराखंड में मिलता है, तो दैट इज इंडिकेटिव इनफ कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये मेडिसिनल कैसे है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, मीजोट्रोपस इज एंटीऑक्सीडेंट। देन फ्रिटिलेरिया, अब फ्रिटिलेरिया सिरोसा, ठीक है, ये क्या है, ये वनरेबल है और ये अक्रॉस हिमाचल आपको मिलता है, अक्रॉस हिमालयस आपको मिलता है, और ये लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर लंग डिजीजेस लाइक ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स एंड निमोनिया। अब सिरोसा जो वर्ड है ना, लिवर सिरोसिस, वो लिवर से रिलेटेड है, पर फ्रिटिलेरिया नहीं यूज़ होता ये पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, वो हमारा डेक्लोराइजा यूज़ होता है, ठीक है। तो डेक्टिलोराइजा यूज़ होता है फॉर स्टमक एक्स, डायसेंट्री, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, एंड इट इज़ इंडेंजर्ड। तो हमारे पास मीजोट्रोपिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्योंकि वो सिर्फ आपको उत्तराखंड में मिलता है एंड इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। फ्रिटिलेरिया सिरोसा लंग्स के लिए यूज़ होता है और वनरेबल है। एंड देन डेक्टिलोराइजा इज इंडेंजर्ड, ये आप ना ऐसे याद कर सकते हो, डी के बाद ई आता है तो इट इज़ इंडेंजर्ड, इसको सलाम पंजा कहा जाता है, इसे फ्रिटिलेरी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर विलेज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात के मोढेरा में $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये 1300 रूफटॉप पैनल्स लगाएंगे। और अगर जो एनर्जी है विलेज में कंज्यूम हो गई तो बहुत अच्छा, अगर एक्स्ट्रा है तो गवर्नमेंट बाय करेगी, राइट। सो फर्स्ट फुली सोलर विलेज इज योर मोढेरा। फर्स्ट फुली क्लाइमेट न्यूट्रल विलेज इन इंडिया और क्लाइमेट न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया इज पाली विलेज इन जम्मू। तो विलेजेस के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सोलर विलेज अगर हम बात करें तो मोढेरा, ये आपका अक्टूबर 2022 की खबर है, और पाली विलेज थोड़ा पहले, जम्मू, क्लाइमेट न्यूट्रल। और अगर कंट्रीज की बात करें तो भूटान इज कंप्लीटली क्लाइमेट न्यूट्रल। देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्लॉथ बियर। 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। स्लॉथ बियर्स आर एक्सटिंक्ट इन इंडिया, स्लॉथ बियर्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज वनरेबल, इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। अब इनमें अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमारे पास वनरेबल भी है और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स भी है। अब स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करते, ठीक है, अनलाइक द हिमालयन बियर्स, they are found in the tropical environments, they don't hibernate, there are no extreme winters in this part of the world, then they are extinct in India. in fact अगर हम bears की बात करें तो सबसे ज़्यादा bear जो इंडिया में मिलते हैं वो sloth bear ही है, and they are nocturnal and they are omnivorous. omnivorous इनका मतलब है कि अब देखो fruits वगैरह तो खाते ही हैं, उसके बाद animals में ना termites, ants खाते हैं। biggest seed dispersers, उसके बाद ना ह्यूमन स्लॉथ बियर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा राइज पे रहता है हमेशा। तो वाइल्ड लाइफ SOS एन NGO हैज़ वर्कड टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ स्लॉथ बियर, और उसमें उन्होंने काम किया है रेस्क्यूड एंड रिहैबिलिटेटेड डांसिंग बियर्स फ्रॉम द कलंदर कम्युनिटी, ठीक है। सो उस लेवल पे उन्होंने काम किया है। सो दीज आर द स्लॉथ बियर एंड यू नो वनरेबल 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 और साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1। अब आप मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के हिसाब से कौन से शेड्यूल में आएगा, ठीक है। और थ्रू आउट कंट्री आपको मिलते हैं एक्सेप्ट JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में ऑलमोस्ट ये काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्लॉथ बियर ना न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम इतना पढ़ते हैं, क्योंकि पहला स्लॉथ बियर डे अक्टूबर 2022 में मनाया गया बाय वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया, मतलब इट वाज प्रपोज्ड बाय वाइल्ड लाइफ SOS, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। एंड अगर हम इसमें बात करें तो IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने इसको एक्सेप्ट किया, एंड देन वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अक्टूबर 2022। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। सो दैट वॉज रिगार्डिंग टूडेज़ प्रीमिक्स। तो अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए, कोई डाउट है वो भी मेंशन कीजिए। और उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। रिवीजन में देखिए रिवीजन हो रहा है बहुत ही तेज़ 2 दिन में हम सारे टॉपिक्स रिवाइज करने की कोशिश करी है हमने।
और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से एलैबोरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों कोर्सेज अगर आप जो भी आपको बेनिफिशियल लगे इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ले सकते हैं, नहीं लग रहा बेनिफिशियल तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको 9 फुल लेंथ टेस्ट 1200 के और 3 499 के ऑफर कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यू कैन कॉल एट आवर टोल फ्री नंबर 1800890343। कोई और भी आपको कंसर्न है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी है, आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।